हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के सेशन में हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात यहाँ पे की जा रही है मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में। देखो कितनी प्यारी सी बटरफ्लाई है। ओके, तो इस बटरफ्लाई के बारे में हम लोग जानेंगे कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये माइग्रेटरी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये आई है, एक एरिया से। तो यहाँ पे हम मोनार्क बटरफ्लाई की बात करेंगे जो एक माइग्रेटरी बटरफ्लाई है जिसको डिक्लेयर किया गया है हाल ही में ही एंडेंजर्ड इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिनको IUCN की रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है ऑफ द थ्रेटन स्पीसीज। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसकी जो सब स्पीसीज है जिसका नाम है डैनियस प्लेक्सीपियस बटरफ्लाई, जो ट्रैवल करती है अक्रॉस 4000 किलोमीटर अक्रॉस द अमेरिका। तो ये अमेरिका जो है इसका नेटिव प्लेस है इस बटरफ्लाई का, मोनार्क बटरफ्लाई का। मोस्ट अगर बात करें इसकी, मोस्टली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ बटरफ्लाई स्पीसीज, एसेंशियल पॉलिनेटर्स है ये। और ये फर्दर इसको जो वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है और ये मेंटेन करता है ग्लोबल फूड वेब को। और ये स्मॉलर पॉपुलेशन है स्पीसीज की जो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया, हवाई जो आइलैंड है, और यहाँ पे इंडिया में भी पाई जाती है। क्लियर। तो यहाँ से अमेरिका से ये क्या हुई है, माइग्रेट हुई है हमारी कंट्री में। तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसकी प्रजाति जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। पॉपुलेशन की हम लोग यहाँ पे बात करें, कॉन्टिनेंट में यहाँ पे डिक्लाइन हुई है इसकी पॉपुलेशन 72% लास्ट डेकेड से, यानी कि लास्ट 10 सालों से पॉपुलेशन जो है ईस्टर्न मोनार्क की माइग्रेट हुई है फ्रॉम दी ईस्टर्न USA एंड कनाडा से, जो बिगर ग्रुप में ये देखने को मिलती हैं। और इनकी जो स्पीसीज है 84% कम हुई है फ्रॉम दी 1996 टू 2014 तक के बीच में। यूनिक लाइफस्टाइल है इनका, ब्रीडिंग का जो सिस्टम रहता है, जो अंडे वगैरह ये देती हैं। और वन पर्टिकुलर प्लांट जो है इनका मिल्क वीड, और रिमूवल करती हैं ऑफ दिस प्लांट बाय द फार्मर्स लेड टू देयर डिक्रीज इन पॉपुलेशन। क्लियर। तो इसकी वजह से इनकी जो है पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो रही है क्योंकि इनका जो मेन फूड रहता है मिल्क वीड है। जो मिल्क वीड जो प्लांट है वो रिमूव कर दिया जाता है फार्मर्स के द्वारा। तो उसकी वजह से इनका जो हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है। अगर हैबिटेट खत्म हो रहा है तो ये रहेंगी कहाँ पे, इसलिए इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि फर्दर अगर फार्मर्स जो है वाइडली यूज जो कर रहे हैं वेडिसाइड का, ठीक है, वेडिसाइड यानी कि वीडिसाइड, वीडिंग क्या होती है, वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप को खराब करने का काम करते हैं। क्लियर। तो वेडीसाइड को छिड़का जाता है ताकि जो अनवांटेड प्लांट्स है वो फसल को खराब ना कर पाए और ना ही वो ग्रो अप हो पाए। इसलिए ये जो है मिल्क वीड्स जो हैं वो भी इसके कारण रिमूव हो रहे हैं, जिनकी वजह से इनकी जो प्रजाति है वो खत्म हो रही है। वीडिसाइड आपको पता ही है, वीड किलर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, यूज किया जाता है अनवांटेड प्लांट्स को खत्म करने के लिए। लीगल और इलीगल जो लॉजिंग है एंड डिफोरेस्टेशन जो है, डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई जो की जाती है एग्रीकल्चर स्पेस के लिए और अर्बन डेवलपमेंट के लिए, वो भी एक कारण है इनकी स्पीसीज को जो खत्म हो रही है। क्लियर। फ्रिक्वेंटली जो स्टॉर्म और सूखे की कंडीशन है अलग अलग एरिया में, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो बटरफ्लाइज है उनकी भी जान गई है। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि देखो बहुत ये प्यारी सी स्पीसीज हैं, डिफोरेस्टेशन के कारण, सूखे के कारण, तो ये इनकी स्पीसीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि इनकी जो अगर बात करें, इनका जो रहने का जो प्लेस है वो ख़त्म ना हो। अगर वो रहने का प्लेस है, हैबिटेट जो एरिया वही ख़त्म हो गया तो ये जिएंगे कहाँ पे ऐसी जो स्पीसीज रहती है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यूपीएससी प्रीलिम्स में 2012 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसमें से आपने बताना है इन ग्रुप में से कौन से एनिमल है जो बिलोंग करते हैं कौन सी कैटेगरी में, एंडेंजर्ड स्पीसीज में है आज के टाइम में। तो बात की जा रही है यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक वाइल्ड एस। ऑप्शन बी है यहाँ पे काश्मीर स्टैग चीतल, ब्लू ब्लू बुल एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन सी है स्नो लेपर्ड, स्वैम्प डियर, रेसिस मॉन्की एंड सार्स, जिसको क्रेन बोलते हैं। ऑप्शन डी है लॉइन टेल मकैक्यू, लॉइन टेल मकैक्यू जो वो केरला वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है। तो ब्लू बुल, ह्यूमन, लंगूर एंड चीतल। तो इसमें से कौन से एनिमल्स है, कौन से एनिमल का ग्रुप है जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है आज के टाइम में, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आपको पता है बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है ये, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड एस जो है ये ग्रुप जो है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आज के टाइम में
यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो एक्सटिंक्टेड है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में इसको रखा गया है एज ए क्रिटिकल इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। अगर एज पर 2012 के डाटा के हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे स्पीसीज है आपके सामने मेंशन है इस टेबल में कि कौन कौन सी स्पीसीज जो है आज के टाइम में कौन कौन सी कैटेगरीज में करंट स्टेटस क्या है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मस्क डियर एंडेंजर्ड है, रेड पांडा एंडेंजर्ड, एशियाटिक वाइल्ड एज नियर थ्रेटेंड है। कश्मीर स्टैग की अगर बात करें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, चीतल जो है लीस्ट कंसर्न में है, ब्लू बुल लीस्ट कंसर्न, स्नो लेपर्ड वनरेबल कैटेगरी में है, रेसिस मॉन्की जो है लीस्ट कंसर्न है, सारिस जिसको क्रेन बोलते हैं वनरेबल है, और यहाँ पे लॉइन टेल मकैक्यू की बात करें तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यहाँ पे लैंगूर की बात करें तो वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर बात करें हम अमेरिका की, अपनी कंट्री के संदर्भ में देख रहे हैं, ये हमारी कंट्री है अमेरिका में, यहाँ पे तो यहाँ पे मोनार्क बटरफ्लाई जो है माइग्रेट होकर हमारी कंट्री में आए नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। मैप बेस्ड प्रैक्टिस जो है आपको साथ ही साथ करनी है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे फीमा एंड PMLA के बारे में। आखिर ये है क्या है, क्यों न्यूज़ में है। तो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ED जो है उनके द्वारा रजिस्टर किए गए हैं हाल ही में ही केस 14,143 केसेस अंडर द फीमा एंड PMLA बिटवीन 2019 से 20 एंड 2021 तक जो है इसमें रिपोर्ट जो है यहाँ पे निकल के आई है, और कंपेयर किया गया है 2014 2020 2016 के साथ। काफ़ी ज़्यादा भी केसेस जो हाई हुए हैं। 2014-16 में जो केसेस थे 4,913 थे, और अब अगर बात करें तो 14,143 थे। तो यहाँ पे ईयर 21 जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की यहाँ पे जो है केसेस निकल के आए हैं, और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन जो केसेस हैं उसके भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 2021 का जो है काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के बारे में। तो ये लीगल फ्रेमवर्क है एडमिनिस्ट्रेशन जो है फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन का, यानी कि अगर कोई पर्सन बाहर कंट्री से यानी कि USA से इंडिया में आ रहा है तो उसको करेंसी भी चेंज करवानी पड़ती है। क्लियर। और मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात करें, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में जो कन्वर्ट किया जाता है उसके केसेस भी बहुत ज़्यादा निकल के आए हैं। क्लियर। तो ये जो है ट्रांजेक्शन जो रहती है हमारी कंट्री में, तो ये प्रोवाइड किसके द्वारा, कौन से एक्ट के तहत ये प्रोवाइड करवाई जाती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत। फीमा के अंडर जो है अगर बात करें इसको कब इफेक्ट में लाया गया, 1 जून 2000 में लाया गया। जितनी भी ट्रांजेक्शन रहते हैं इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज हो गया तो इसको क्लासिफाइड किया जाता है एज ए कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में इसको क्लासिफाई किया जाता है। इसके बाद हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर बात करें ये एक कोर फॉर्म है, लीगल फ्रेमवर्क है जो हमारी कंट्री में इसको यूज किया जाता है इस एक्ट को किसको कॉम्बैक्ट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुद्दा है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये प्रोविजन जो है एप्लीकेबल है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक में इंक्लूडिंग RBI भी है, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएटरीज है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है एक्ट याद रखिएगा कौन से ईयर का है। उसके अलावा हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है ED। तो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का या फिर आप देख सकते हैं बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, घपले के केसेस बहुत रहते हैं, तो ED के द्वारा यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है और डिपार्टमेंट कौन सा है इनका। तो ये मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर इसको रखा गया है। अगर बात करें इसको फाउंड कब किया गया, 1 मई 1956 में किया गया। इन्फोर्समेंट यूनिट वॉज फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। स्टार्टिंग में जब इसको फाउंड किया गया तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में रखा गया था, और ये हैंडल करता था एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन जो रहता है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 का। 1957 में इसको रीनेम किया गया एज अ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ED की अगर बात करें कुछ लॉज हैं जिसके बेस पे ये काम करती हैं, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज फीमा एंड PMLA। फीमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के सामने, इसका आंसर भी जरूर दीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम इंक्लूड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2013 में ये पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है फॉरेन करेंसी एसेट, स्पेशल ड्राइंग राइट है लोन का फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन करेंसी एसेट्स की बात करें तो गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड एचटीआरएस, और फॉरेन करेंसी एसेट्स लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड एसडीआर, फॉरेन करेंसी एसेट्स गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, ये आप लोगों ने बताना है। जिसका सही ऑप्शन आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।